Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मैं डॉक्टर मयंक प्रताप, सहायक प्राध्यापक विधि विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। मेरे पाठ्यक्रम का शीर्षक है भागीदारी अधिनियम 1932। इसके अंतर्गत आज का विषय है फर्म का विघटन। यह अध्याय धारा 39 से धारा 55 तक दी गई है। इस व्याख्यान में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार पूर्ववर्ती व्याख्यान की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे। इस अध्याय में हम धारा 31 से धारा 38 तक में जो अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले भागीदार हैं उनके संबंध में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार एक भागीदारी फर्म का विघटन होता है। भागीदारी फर्म के विघटन होने के जो कारण हैं उनमें से कुछ कारण नए भागीदारों का आना या पुराने भागीदारों का जाना भी होता है, और इस प्रकार नए भागीदारों के आने और पुराने भागीदारों के जाने की चर्चा हम लोगों ने पूर्ववर्ती व्याख्यान में की। नए भागीदार के आने से या किसी भागीदार के बाहर निकल जाने से किसी भागीदार के अधिकार और कर्तव्य पर बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। वास्तव में जब एक भागीदारी का सृजन होता है तो यह संविदा से होता है, और संविदा में व्यक्ति स्वयं संविदा करके किसी करार में किसी व्यापार को या कारोबार को करने तथा उससे होने वाले लाभ को आपस में बांटने का करार करते हैं। ऐसे में जब कोई भागीदार बाहर निकल जाता है तो वह संविदा जो अन्य भागीदार से उसने किया है वह संविदा वहीं ख़त्म हो जाती है, और संभाव्य है कि ऐसी संविदा खत्म होने से भागीदारी फर्म का विघटन हो जाए। परंतु भागीदारी का विघटन होना या भागीदारी फर्म का विघटन होना दो अन्य बातें हैं जिसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। लेकिन यह अवश्य है कि किसी भागीदार के आने और किसी भागीदार के जाने से फर्म के बाकी भागीदारों के अधिकार और कर्तव्य पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए आज के हमारे व्याख्यान का उद्देश्य है कि हम फर्म के विघटन को देखेंगे। फर्म के विघटन की परिभाषा क्या है। फर्म के विघटन के साथ ही साथ एक और शब्द का प्रयोग होता है, भागीदारी का विघटन। क्या फर्म का विघटन और भागीदारी का विघटन एक है या इन दोनों के बीच कोई अंतर है। इस प्रकार हम फर्म के विघटन, भागीदारी के विघटन, फर्म के विघटन और भागीदारी के विघटन के बीच अंतर स्पष्ट करेंगे तथा उन तरीकों को देखेंगे जिससे एक प्रकार की भागीदारी विघटित होती है या किसी फर्म का विघटन होता है। इस अध्याय में आगे बढ़ने के लिए हमें सबसे पहले फर्म के विघटन और भागीदारी के विघटन को समझना होगा। जब हम भागीदारी अधिनियम की धारा 4 को देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि भागीदारी फर्म में दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में करार करके किसी कारोबार के या कारोबार से प्राप्त होने वाले लाभों को आपस में बांटने का करार कहते हैं, तब हम उसे भागीदारी कहते हैं। भागीदारी में जितने भी सहभागीदार हैं उनके आपस में अधिकार और कर्तव्य होते हैं जो संविदाजन्य होते हैं और संविदा से बनते हैं। ऐसे में जब किन्हीं कारणों से कोई भागीदार बाहर चला जाता है, मुमकिन है कि यह बाहर जाने का जो कारण है यह स्वेच्छया भी हो सकता है या रिटायरमेंट हो सकता है या कोई दुर्घटना, मृत्यु या दिवालिया होना, या बहुत से अन्य ऐसे कारण हैं जिससे कोई भागीदार भागीदारी फर्म से बाहर निकल जाता है। तो जब कोई भागीदार भागीदारी फर्म से बाहर निकल गया तो ऐसे में जो वास्तविक संविदा उसकी अन्य सभी भागीदारों के साथ हुई थी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो संविदा बाहर निकलने से तो ख़त्म हो गई। ऐसे में संविदा ख़त्म होने पर क्या वह पूरी की पूरी भागीदारी का फर्म ख़त्म हो गया या उन व्यक्तियों का आपस में संबंध का विच्छेद हुआ है। इसी अर्थ में भागीदारी का विघटन और फर्म का विघटन दो अलग बातें हैं जो एक दूसरे से संबंधित हैं। फर्म के विघटन की परिभाषा भागीदारी अधिनियम की धारा 39 में दिया गया है। जब हम भागीदारी अधिनियम की धारा 39 देखते हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि फर्म के विघटन का तात्पर्य सभी भागीदारों के बीच का भागीदारी का विघटन फर्म का विघटन कहलाता है। यानी फर्म के विघटन होने के लिए धारा 39 के हिसाब से भागीदारी का विघटन होगा।
और भागीदारी का विघटन सभी भागीदारों के बीच में होगा। यानी इस प्रकार किसी फर्म में जब सभी भागीदारों के बीच का जो आपसी रिश्ता या संबंध है, भागीदारी का संबंध, जब वह समाप्त होता है तब हम उसे फर्म का विघटन कहते हैं। इस प्रकार यदि धारा 39 के अर्थ को देखें तो इसमें स्पष्ट है कि जब किसी फर्म के सभी भागीदारों के बीच का रिश्ता खत्म होगा तभी वह फर्म का विघटन कहलाएगा। यानी इसी परिभाषा से दो फ्रेज या दो शब्द हमें निकल करके मिलते हैं। पहला एक भागीदारी का विघटन होना और दूसरा फर्म का विघटन होना। भागीदारी का विघटन फर्म के विघटन से बिल्कुल अलग है। भागीदारी के विघटन में भागीदारी अधिनियम की धारा 39 में फर्म के विघटन की परिभाषा दी गई है। जब हम फर्म के विघटन की परिभाषा को देखते हैं तो इसमें स्पष्ट होता है कि फर्म के विघटन का तात्पर्य सभी भागीदारों के बीच भागीदारी के संबंध का विघटन है। इस प्रकार फर्म का विघटन के अंतर्गत भागीदारी का विघटन शामिल होता है। यानी कि फर्म का विघटन और भागीदारी का विघटन दो अलग अलग शब्द हैं जिनके अपने अलग अलग अर्थ हैं। भागीदारी का विघटन फर्म के विघटन में समाहित होता है। चूँकि भागीदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आपसी संविदा से सृजन होती है, इसलिए जब यह संविदात्मक संबंध दो व्यक्तियों के बीच में समाप्त हो जाता है तो उनके बीच भागीदारी समाप्त हो जाती है। ऐसे में मुमकिन है कि विघटन फर्म का भी हो जाए, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि ऐसी भागीदारी के विघटन से फर्म का विघटन हो। इसलिए धारा 39 में दी गई परिभाषा के अनुसार फर्म के विघटन और भागीदारी के विघटन, इन दोनों को हमें अलग अलग समझना होगा। फर्म के विघटन और भागीदारी के विघटन के बीच में स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ता है। जब कभी फर्म का विघटन होता है तो फर्म के विघटन होने से भागीदारी का विघटन अनिवार्य रूप से हो जाता है, क्योंकि धारा 39 स्पष्ट करती है कि फर्म के विघटन का तात्पर्य सभी भागीदारों के मध्य भागीदारी का विघटन है। मान लीजिए किसी फर्म में ए, बी और सी तीन भागीदार हैं और इन तीनों भागीदारों ने आपस में संविदा करके किसी कारोबार को चलाने के लिए, उसके लाभ के अंश को बांटने के लिए एक भागीदारी फर्म का निर्माण किया। ऐसे में यदि ए और बी के बीच की संविदा या बी और सी के बीच की संविदा की समाप्ति हो जाती है तो यह भागीदारी का विघटन कहलाता है। और यदि ए तथा बी और बी तथा सी यानी ए और सी इन तीनों के ही आपस की जो भागीदारी की संविदा है, अगर इनके बीच का विघटन हो जाएगा तो फर्म का विघटन अपने आप हो जाएगा। इसका तात्पर्य हुआ कि फर्म के विघटन होने पर सभी भागीदारों के बीच की भागीदारी का विघटन अपने आप हो जाता है, लेकिन भागीदारी का विघटन होने का यह तात्पर्य नहीं है कि फर्म का विघटन हो गया। अगर हम इसी उदाहरण में यह मान के चलें कि ए, बी और सी जो आपस में संविदा से भागीदार बने हैं, किसी कारणवश सी अन्य पक्षकारों या भागीदारों की सहमति से अपने आप को इस संविदा से बाहर कर लेता है। फर्म के विघटन की परिभाषा भारतीय भागीदा अधिनियम की धारा 39 में फर्म के विघटन को परिभाषित करती है। इसी उदाहरण में ए, बी और सी के बीच में यदि आपस में संविदा करके किसी कारोबार को चलाने के लिए फर्म का निर्माण किया गया है तो ऐसे में मुमकिन है कि ए, बी और सी में से कोई एक भागीदार अपने आप को संविदा से अलग कर ले। मान लीजिए कि कोई एक भागीदार सी अपने आप को अन्य भागीदारों की सहमति से इस संविदा से अलग कर लेता है। ऐसे में सी का सभी भागीदारों के साथ संबंध खत्म हो जाएगा और सी, ए और बी के बीच भागीदारी विघटित हो जाएगी। लेकिन यदि ए और बी आपस में अभी कारोबार को चलाने के लिए सहमत है और कारोबार चलता है तो भागीदारी का विघटन होने के बावजूद भी फर्म चलती रहेगी और फर्म का विघटन नहीं होगा। इस प्रकार विघटन की दशा में एक विशेष भागीदार का संबंध अन्य सभी भागीदारों के साथ समाप्त होता है, लेकिन फर्म के विघटन में सभी भागीदारों के आपसी संबंध समाप्त हो जाते हैं। इस तरह फर्म के विघटन पे भागीदारी का भी विघटन हो जाता है, किंतु भागीदारी के विघटन में फर्म का विघटन हो जाए यह आवश्यक नहीं है। फर्म के विघटन का कारोबार संचालन एक बार फर्म के विघटित होते ही समाप्त हो जाता है, लेकिन भागीदारी के विघटन में आवश्यक नहीं है कि कारोबार समाप्त हो जाए।
क्योंकि भागीदारी मात्र किसी भागीदार विशेष के साथ अन्य भागीदारों के संबंध का विघटन है। ऐसे में किसी भागीदार के बाहर निकलने, रिटायर हो जाने, मृत्यु होने, दिवालिया होने या किसी अन्य कारण से भी अपने आप को उस स्वेच्छा भागीदारी फर्म से अलग कर लेने पर बाकी के फर्म के भागीदारों द्वारा कारोबार चलाया जाएगा। ऐसे में फर्म के विघटन पर कारोबार नहीं चलता, लेकिन भागीदारी के विघटन के बाद फर्म का कारोबार तब तक चलता रहता है जब तक कि फर्म का विघटन ना हो जाए। इस प्रकार समस्त भागीदारों के मध्य क्या जो संबंध है वो फर्म के विघटन के साथ समाप्त होता है, किंतु भागीदारी के विघटन पर ऐसा होना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार अगर हम देखें तो भागीदारी का विघटन मात्र भागीदारों के आपसी संबंधों का विघटन है और यह बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। उदाहरण के लिए किसी भागीदार द्वारा स्वेच्छया अपने अन्य भागीदारों की सहमति से या लिखित सूचना द्वारा, यदि ऐसा करार में है और ऐसा अनुमन्य है, तो वह स्वेच्छया जब चाहे अपने भागीदारों के साथ अपनी भागीदारी को समाप्त करके बाहर निकल सकता है। सामान्य तरीकों में जबकि कोई भागीदार कारोबार से रिटायर हो जाता है या सेवानिवृत्त हो जाता है तो ऐसे में उसका संबंध अन्य भागीदारों के साथ समाप्त हो जाता है। कभी कभी न्याय निर्णय के द्वारा किसी भागीदार को अगर दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो वह भी संविदा करने में अक्षम हो जाता है और उसका संबंध अन्य भागीदारों के साथ समाप्त हो जाता है और वह भागीदारी फर्म से बाहर निकल जाता है। इसके दो और तरीके हो सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति यानी किसी भागीदार की मृत्यु होने के कारण या किसी अन्य कारण से यदि कोई भागीदार अयोग्य हो जाता है तो उसका संबंध जो भागीदारी का संबंध है अन्य भागीदारों के साथ समाप्त हो जाता है। यानी किसी भागीदार के सेवानिवृत्त होने पर, स्वेच्छया निकलने पर, मृत्यु होने पर, दिवालिया होने पर या किसी अन्य कारण से अयोग्य होने मात्र से उसका अन्य भागीदारों के साथ भागीदारी का संबंध होता है जो खत्म होने वाला है, जबकि कारोबार का संचालन बंद नहीं होता है। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि यह मात्र भागीदारी का विघटन होता है, फर्म का विघटन नहीं होता है। ऐसे में फर्म का विघटन क्या है और फर्म के विघटन के तरीके क्या होते हैं, इससे हम अधिनियम की धारा 39 के साथ साथ धारा 40, 41, 42, 43 और 44 में देखेंगे। धारा 39 मात्र यह कहती है कि जब सभी भागीदारों के बीच में भागीदारी का समापन हो जाता है तो यह फर्म का विघटन होता है। लेकिन फर्म के विघटन के तरीके कौन कौन से हैं, इसके लिए हमें धारा 40 से धारा 44 को एक साथ पढ़ना होगा। जब हम धारा 40 को देखते हैं तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि सम्मति या करार द्वारा किसी भागीदारी के फर्म का विघटन होना। धारा 41 अनिवार्य या वैश्विक विघटन की बात करती है। धारा 43 आकस्मिक विघटन की बात करती है, सूचना के द्वारा इच्छाधीन कोई अगर भागीदार है तो सूचना दे करके वो बाहर निकल सकता है। और धारा 44 न्यायालय के द्वारा विघटन को परिभाषित करती है। इस प्रकार यदि हम देखें तो धारा 40 से धारा 44 के बीच में जो तरीके दिए हुए हैं उसे हम दो भाग में बांट सकते हैं। धारा 40, धारा 41, धारा 42 और धारा 43 में ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जहां पक्षकार यानी कि जो भागीदार हैं वो अपने कार्यों द्वारा किसी करार के अंतर्गत, सम्मति के अंतर्गत, इच्छाधीन भागीदारी के अंतर्गत या किसी अनिवार्य कारण से उस फर्म की समाप्ति या विघटन कर सकते हैं। लेकिन धारा 44 स्पष्ट रूप से यह प्रावधानित करती है कि वो कौन से कारण हैं या कौन से आधार हैं जब न्यायालय द्वारा फर्म का विघटन होता है। अर्थात धारा 40 से लेकर के धारा 44 को हम दो भागों में देखेंगे। पहला, जो भागीदार हैं उनके कार्यों द्वारा फर्म का विघटन, और धारा 44 न्यायिक आधार पर किसी फर्म का विघटन। तो सबसे पहले हम पक्षकारों के आपस के कार्य द्वारा भागीदारी के विघटन को देखते हैं, जिसमें प्रथम प्रावधान धारा 40 में है जो सम्मति या करार के द्वारा किसी भागीदारी फर्म के विघटन की बात करता है। धारा 40 स्पष्ट करती है कि करार द्वारा विघटन किस प्रकार होता है। जब सभी भागीदार सम्मति से या भागीदारों के बीच में यदि कोई ऐसी संविदा है तो उस संविदा के प्रभाव में वो उस फर्म का विघटन कर सकते हैं। फर्म के सभी भागीदारों की सम्मति से फर्म को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है, यदि चाहे फर्म निश्चित अवधि के लिए बनी हो अथवा ना बनी हो। यानी अगर फर्म निश्चित अवधि के लिए बनी है तो भी, और फर्म निश्चित अवधि के लिए नहीं बनी है तो भी, यदि करार के द्वारा विघटन करने के लिए उन्होंने करार कर रखा है तो ऐसे में इस उपबंध का प्रयोग करते हुए
सभी भागीदारों की सहमति से वही सम्मति द्वारा या करार द्वारा फर्म का विघटन कर सकते हैं। आवश्यक यह है कि ऐसे में इसमें सभी भागीदारों के सहमति या सम्मति की आवश्यकता होती है। ऐसा करार भागीदारी विलेख में भी हो सकता है या उससे अलग भी हो सकता है। सामान्य रूप से ऐसे प्रावधानों को किसी विलेख में जब संविदा की जाती है तो उस संविदा भाग में ही रखा जाता है और उपबंधित कर लिया जाता है। लेकिन कभी कभी प्रारंभ में ऐसी संविदा का भाग ना होने के बावजूद भी जब सभी भागीदार आपस में सहमत होते हैं तो इस प्रकार से सम्मति द्वारा या करार द्वारा अपना विघटन कर सकते हैं। यानी इस धारा में किसी भी प्रकार से यह आवश्यक नहीं है कि संविदा होनी ही चाहिए। संविदा है तब भी यह संभव है, संविदा नहीं है तब भी यह संभव है। इसका कारण सिर्फ एक है, क्योंकि यह संविदा सभी भागीदारों के आपस में सहमति से बना है। इसलिए यदि सभी पक्ष सहमत हैं, सभी करार के द्वारा सहमत हैं, तो करार द्वारा या सम्मति के द्वारा इसको समाप्त कर सकते हैं। बैजनाथ बनाम छोटे लाल के बाद में माननीय न्यायालय ने यह कहा कि यदि फर्म के कारोबार को बंद कर दिया जाए या उनके कर्मचारियों को हटा दिया जाए या उनकी संपत्ति खत्म कर दी जाए और लेखाओं का निर्धारण भी हो गया हो, तब ऐसी स्थिति में यह अर्थ निकाला जा सकता है कि फर्म का विघटन हो गया है। यानी कि फर्म का विघटन हो गया है, इसके लिए सिर्फ एक कारण उत्तरदायी नहीं होते या इसके प्रभाव से सिर्फ एक कारणों से हम इसकी रूपरेखा नहीं तय कर सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि जो फर्म है उसका कारोबार किसी अवधि के लिए बंद हुआ हो या किसी आपातकालीन स्थिति में बंद हुआ हो या किसी छोटी अवधि के लिए बंद हुआ हो। ऐसे में मात्र यह मान लेना कि कारोबार के बंद हो जाने से भागीदारी के फर्म का विघटन हो गया है आवश्यक नहीं। हाँ, यह जरूर है कि एक बार जब फर्म का विघटन हो जाता है तो कारोबार समाप्त हो गया है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कारोबार समाप्त हो गया है आवश्यक नहीं कि फर्म का विघटन हो गया। इसके लिए हम अन्य परिस्थितियों को भी एक साथ देखेंगे। केवल फर्म के कारोबार बंद होने से यह सारांश नहीं निकाला जाना चाहिए कि फर्म का विघटन हो गया। यानी कारोबार बंद होने के साथ साथ अन्य बातों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सम्मति द्वारा या करार द्वारा जो विघटन है, इसके प्रावधान को धारा 40 में उपबंधित किया गया है, लेकिन इसमें भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। सम्मति का विघटन कभी भी हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है, यानी किसी विद्यमान समय से पहले भी हो सकता है या विद्यमान समय के बाद भी हो सकता है। जैसे पिकवल विघटन आलेख में निष्पादन के लिए अधिकारों और दायित्व का मामला एक जैसा नहीं होता। मतलब ऐसा तभी हो सकता है कि जब फर्म का परिसमापन हो गया हो। उदाहरण के लिए शक्ति ट्रेडिंग कंपनी बनाम कमिश्नर इनकम टैक्स के बाद में उच्चतम न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि भागीदारी कारोबार को समाप्त किए बिना फर्म का विघटन कराया जा सकता है। एक भागीदार से अगर मृत्यु हो जाती है तो भागीदारी फर्म में उसका संबंध समाप्त हो जाता है, लेकिन जो शेष के भागीदार होते हैं उनके बीच में संबंध स्थापित रहने से फर्म को चलाया जा सकता है। इस प्रकार यह शक्ति ट्रेडिंग कॉरपोरेशन बनाम कमिश्नर इनकम टैक्स के बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने फर्म के विघटन और भागीदारी के विघटन को आपस में अंतर करते हुए समझाया और उसका आधार एक उदाहरण देते हुए बताया कि जब किसी व्यक्ति की जो एक भागीदार है मृत्यु हो जाती है तो उसका संबंध मात्र अन्य व्यक्तियों से खत्म होता है, अन्य व्यक्तियों का आपस में संबंध खत्म नहीं होता है। इसलिए बाकी के सभी व्यक्ति पुनर्गठित होकर के फर्म के कारोबार को चालू रख सकते हैं। ऐसे में फर्म का कारोबार चलता है और भागीदारी विघटित हो जाती है। लेकिन यह आवश्यक है कि फर्म के कारोबार को चलने के लिए कारोबार चलता रहे और अन्य सभी व्यक्ति इस बात पर सहमत हों कि वो कारोबार चलाना चाहते हैं। दूसरा तरीका अनिवार्य विघटन है, जिसे धारा 41 में बताया गया है। धारा 41 स्पष्ट करती है कि कुछ परिस्थितियों में फर्म अपने आप अनिवार्य रूप से विघटित हो जाती है। उदाहरण के लिए जब सब भागीदार या सभी भागीदारों में से कोई एक दिवालिया न्याय निर्णीत हो गया हो, अथवा जब किसी ऐसी घटना का गठन होता है जिससे फर्म का चलाना, फर्म के कारोबार को चलाना विधि विरुद्ध हो जाए। किंतु कभी कभी ऐसे होते हैं कि फर्म एक या एक से अधिक उद्यमों को चला रहे हैं, एक से अधिक उद्यमों को चला रहे हैं। ऐसे में एक उद्यम का विधि विरुद्ध हो जाना और अन्य विधि विरुद्ध उद्यमों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह एक विषय हो सकता है। यानी
कि आवश्यक नहीं है कि पूरा का पूरा कारोबार विघटित हो जाए। यहाँ देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे कारोबार या कारोबार का संचालन है जो धारा 23 के अंतर्गत भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत विधि विरुद्ध के परिणाम में आते हैं। अर्थात कुछ ऐसी दशाएं होती हैं जब फर्म का अपने आप विघटन हो जाता है। उन दशाओं को भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 41 में रखा गया है। धारा 41 मुख्य रूप से ऐसी दो परिस्थितियों की चर्चा करती है जब फर्म का विघटन अनिवार्य रूप से हो जाता है। पहली परिस्थिति है कि जब सभी पक्षकार यानी सभी भागीदार या एक भागीदार को छोड़ करके सभी भागीदार को न्याय निर्णित दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। अब इसमें यह देखने योग्य बात है कि सभी भागीदार के दिवालिया घोषित होने या एक को छोड़कर भी अगर सभी दिवालिया घोषित होते हैं तो अनिवार्य रूप से कैसे विघटित होगी, क्योंकि यहाँ ध्यान देना होगा कि अधिनियम की धारा 4 स्पष्ट करती है कि भागीदारी का अर्थ दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच भागीदारी का निर्माण है। यानी कि किसी भी सूरत में संविदा के निर्माण के लिए दो व्यक्ति चाहिए। ऐसे में यदि एक को छोड़कर भी सभी व्यक्ति न्याय निर्णित दिवालिया घोषित हो गए हैं तो वह अकेला व्यक्ति कारोबार का संचालन संविदा के द्वारा नहीं कर सकता और भागीदारी फर्म का प्रभाव नहीं होगा और भागीदारी फर्म का सृजन नहीं हो सकता। ऐसे में जब सभी व्यक्ति या एक को छोड़कर सब दिवालिया घोषित हैं तो अनिवार्य रूप से विधिक प्रभाव से फर्म विघटित हो जाएगी और भागीदारी चूंकि संविदा पर निर्भर है तो जो व्यक्ति दिवालिया हैं, दिवालिया व्यक्ति भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार संविदा नहीं कर सकते हैं और संविदा करने में अक्षम होते हैं। ऐसे में यह भागीदारी फर्म का सृजन नहीं कर सकते। भागीदारी गठित करने के लिए दो लोगों की मिनिमम आवश्यकता होती है, ऐसा हम लोगों ने धारा 4 में देखा। यानी इस योग्यता के अयोग्य होने से या अनुपस्थित होने से यह भागीदारी फर्म आगे भागीदारी सृजन नहीं कर पाएगी। दूसरा तरीका धारा 41 के अनुसार जब फर्म का कारोबार अवैध हो जाए। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बिंदु है कि धारा 41 उस परिस्थिति की बात करता है जब भागीदारी कारोबार अपने आप में विधि विरुद्ध हो जाए। भागीदारी फर्म का जो कारोबार है वह विधि विरुद्ध हो जाए से तात्पर्य है कि एक बार जब कारोबार का संचालन शुरू हो गया उसके बाद भागीदारी फर्म का कारोबार विधि विरुद्ध होगा। क्योंकि ऐसा भी संभव हो सकता है कि जब भागीदारी फर्म बनी तो भागीदारी का कारोबार वैध रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि शुरू से वैध रहा हो। लेकिन ध्यान देने योग्य है कि अगर भागीदारी का फर्म का कारोबार शुरू से ही अयोग्य होता तो धारा 23 के प्रभाव के कारण ऐसी संविदा हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि यह भागीदारी अधिनियम संविदा के द्वारा सृजित होती है और संविदा की परिभाषा भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2H से स्पष्ट है कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदाएं होती हैं और विधि द्वारा परिवर्तनीय करार के लिए आवश्यक है कि सभी करार में वैधता हो और कोई भी करार धारा 23 के उल्लंघन में नहीं होनी चाहिए। ऐसे में यदि कोई विधि विरुद्ध कार्य होता है या विधि विरुद्ध कारोबार होता है तो फर्म के द्वारा कारोबार चलाया नहीं जा सकता। इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि फर्म का कारोबार चल रहा हो लेकिन किसी कारण से फर्म का कारोबार में बाद में अवैधता आ गई हो या वह फर्म विघटित हो गया हो तो वह फर्म के लिए विघटन का आधार भी बन सकता है और फर्म अनिवार्य रूप से विघटित हो जाती है। कभी कभी फर्म एक से अधिक व्यापार करती है और उसमें से यह संभव है कि उन व्यापारों में से कोई एक व्यापार अवैध हो गया हो, बाकी सभी व्यापार वैध रूप से चलते हों, तो ऐसे में पूरा का पूरा कारोबार अवैध नहीं होगा, मात्र उस कारोबार के लिए वह अवैध होगा जो अवैध व्यापार या धारा 23 के अंतर्गत अनुमन्य नहीं है। जब भी एक विधिक कारोबार शेष रहता है तब तक फर्म बनी रहती है। यानी कि जहां भी कारोबार का अस्तित्व बना रहेगा, अगर एक कारोबार का भी अस्तित्व वैधता के साथ बना रहता है तो कारोबार चलेगा और फर्म की वैधता बनी रहेगी। यदि प्रारंभ से ही कारोबार अवैध था तो प्रारंभ से ही संविदा शून्य होगी और वह अस्तित्व में आएगी ही नहीं, क्योंकि धारा 23 इस प्रभाव को अवैध और शून्य बना देती है। आरंभ में ही होने वाला जो अवैध व्यापार है या व्यवहार है वह इस धारा के अंतर्गत नहीं आता है। इस धारा के अंतर स्पष्ट रूप से ऐसे कारोबार को हम शामिल करते हैं जो कारोबार शुरू में तो वैध था लेकिन बाद में किसी कारण से अवैध
हो जाता है। इसी प्रकार धारा 41 की बी को अगर हम देखें तो स्पष्ट रूप से कहा गया है, किसी फर्म का कारोबार अवैध हो जाने पर फर्म अनिवार्य रूप से विघटित हो जाती है। यानी कि इस प्रावधान में दो बातें शामिल हैं। पहला, या तो कारोबार अपने आप अवैध हो जाता हो, या दूसरा कारोबार का चलाना अवैध हो जाता हो। इन दोनों बातों में अंतर है। इस अंतर को हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई कारोबार शुरू में चल रहा है लेकिन बाद में वह अवैध हो जाए। किससे? कि अगर कोई कारोबार, उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति शराब के व्यवसाय में है या इस प्रकार के जो मद्य होते हैं उनके किसी व्यवसाय में भागीदारी फर्म से लगा है, लेकिन कारोबार के चलने के दौरान किसी स्थिति में या किसी समय मान लेते हैं कि कोई कानून आए और कानून द्वारा यह उपबंधित हो जाए कि ऐसे कारोबार को अवैध घोषित कर दिया जाए। अर्थात सीधा सा उत्तर कि यदि किसी कारोबार को चलाया जा रहा हो, कुछ समय कारोबार चलने के बाद किसी कानून द्वारा उस व्यापार को अवैध घोषित कर दिया जाए, तब जिस दिन से वह अवैध घोषित किया जाएगा उसी दिन कारोबारों का अंत हो जाएगा और वह फर्म विघटित मान ली जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कारोबार चलता रहे, कारोबारी फर्म जिसके लिए व्यापार कर रहे हैं वह कारोबार अवैध ना हो, लेकिन उस कारोबार का चलाना अवैध हो जाए या निषिद्ध हो जाए। जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति लाइसेंस द्वारा शराब का विक्रय या किसी मद्य पदार्थ का विक्रय करते हैं। मद्य कानून आने से इस पर कुछ नियंत्रण रखा गया, लेकिन इसको अवैध नहीं घोषित किया गया, तो वास्तव में उनके द्वारा किया जाने वाला कारोबार अवैध नहीं है। लेकिन अगर उसमें कोई ऐसा क्लॉज या ऐसा उपबंध है कि कोई भी व्यक्ति भागीदारी फर्म को इस बात के लिए नहीं भागीदार नियुक्त कर सकेगा किसी शराब या मद्य पदार्थ का विक्रय करने के लिए, यानी किसी मद्य पदार्थ या शराब जैसी वस्तुओं के लिए आप फर्म या के लिए भागीदारी नहीं बना सकते या भागीदारी का सृजन नहीं कर सकते हैं। तो यदि भागीदारी के सृजन द्वारा आप ऐसा व्यापार करेंगे तो भले ही व्यापार या कारोबार वैध हो, लेकिन भागीदारी इसके लिए नहीं सृजित की जा सकती, इसलिए अब यह अवैध हो जाएगा। और यह दोनों ही परिस्थितियां धारा 41 में शामिल हैं, यानी दोनों ही परिस्थितियों में फर्म का अनिवार्य विघटन हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा तरीका है वो है आकस्मिक विघटन। आकस्मिक विघटन का तात्पर्य धारा 42 में आकस्मिक विघटन को दिया गया है। धारा 42 स्पष्ट करती है कि किन्हीं आकस्मिकताओं के घटित होने के कारण जब भागीदारी फर्म का विघटन हो जाता है, तो कौन कौन सी आकस्मिकताएं होती हैं, इनका उल्लेख धारा 43 में किया गया है। और धारा 42 स्पष्ट करती है कि यदि कोई फर्म निश्चित अवधि के लिए गठित की गई हो और उस अवधि का अवसान हो गया हो, या एक से अधिक उपक्रम चलाए जाने थे और उन उपक्रमों की समाप्ति हो गई हो, या वो प्रोद्यम समाप्त हो गए हो, अथवा किसी भागीदारी की मृत्यु हो गई हो, या किसी भागीदार का दिवालियापन न्याय निर्णित हो गया हो, तो ऐसे में आकस्मिक विघटन या कंटीजेंट डिसोल्यूशन का तात्पर्य है कि सामान्य रूप से कारोबार के चलने के दौरान किसी आकस्मिकता के कारण उस फर्म का विघटन हो जाए। और वो आकस्मिकताएं भी क्या है? वह आकस्मिकताएं पहले से चिर घोषित आकस्मिकताएं हैं, अर्थात उन आकस्मिकताओं को प्रावधानों के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है, जिनमें पहला आकस्मिकता किसी फर्म की अवधि का समापन होना है। यानी यदि कोई फर्म नियत अवधि के लिए बनी है और वह नियत अवधि समाप्त हो जाएगी तो फर्म का विघटन हो जाएगा। इसी प्रकार एक से अधिक प्रोद्यमों को चलाने के लिए यदि फर्म बनी है, वो प्रोद्यम समाप्त हो जाए, किसी भागीदारी की फर्म में मृत्यु हो जाए, या कोई भागीदार दिवालिया न्याय निर्णित हो जाए, तो ऐसे में इस आकस्मिकता के कारण फर्म का आकस्मिक विघटन हो जाता है। भागीदारों के मध्य यदि कोई प्रतिकूल संविदा नहीं है तो फर्म का आकस्मिक विघटन होने के लिए ये आधार प्रदान करती है। निश्चित अवधि के लिए बनाए गए फर्म में कभी कभी क्या होता है कि भागीदारी फर्म किसी कारोबार को करने के लिए निश्चित समय के लिए बनती है कि 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष या किसी मियादी अवधि तक ही कोई कारोबार किया जाएगा। इसी उद्देश्य से भागीदार सहमत होते हैं और निश्चित मियाद तक अपने आप को संविदा के अंतर्गत बांधते हैं। ऐसे में जैसे ही वह समयावधि पूरी होगी या
भागीदारी फर्म विघटित हो जाएगी। इसी प्रकार आकस्मिक विघटन में निश्चित अवधि की समाप्ति पर जो भागीदारी का विघटन है, उसमें यदि कोई संविदा पहले से है और कोई विपरीत आशय की संविदा नहीं रखी गई है, उस स्थिति में जब कोई फर्म निश्चित अवधि के लिए सृजित की गई हो तो उस अवधि का अवसान हो जाने पर फर्म विघटित हो जाएगी। और निश्चित अवधि के अवसान होने के बाद यदि कोई फर्म के भागीदार आपस में संविदा कर ले या आपस में इस आशय की समाप्ति कर व्यक्त कर दे कि कोई फर्म जो निश्चित अवधि के लिए बनाई गई है उसके बाद भी कारोबार का संचालन होता रहेगा और इस बात के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि भागीदारी कितने समय के लिए बढ़ाई गई है, तो एक अवधि के पूरा होने तक सामान्य रूप से उसका अवसान हो जाना चाहिए। लेकिन चूंकि सभी भागीदारों ने आपस में एक तत्प्रतिकूल संविदा कर ली है कि इस भागीदारी फर्म को बढ़ाना है और बढ़ाने की सीमा नहीं तय है, तो ऐसे में उस अवधि के लिए यह भागीदारी ऐच्छिक भागीदारी या इच्छाधीन भागीदारी समझी जाएगी। यानी किसी भागीदार को नोटिस द्वारा वह कभी भी अपने आप को उस फर्म से बाहर निकाल सकता है, क्योंकि भागीदारी का विघटन सामान्य रूप से उस समय हो जाना चाहिए था जब वह निश्चित अवधि पूरी हो गई। इसी प्रकार इसका जो दूसरा आधार है वह है कारोबार की पूर्ति होना। जो भी भागीदारी फर्म किसी कारोबार के लिए चलाए जाते हैं, ऐसा संभव हो सकता है कि किसी कारोबार के उद्देश्य से चलाए जाते हों या किसी विषय को लेकर के या किसी उद्देश्य कारोबारी उद्देश्य के साथ चलाए जाते हो। ऐसे में जब कारोबार का उद्देश्य समाप्त हो जाता है या कारोबार की पूर्ति हो जाती है, मान लीजिए कि ए, बी और सी ने आपस में करार करके एक कारोबार शुरू किया और उनका कारोबार था कि हम किसी निश्चित संपत्तियों को बेचेंगे और उनसे होने वाले लाभों को आपस में बांटेंगे। तो उन्होंने प्लॉटिंग का काम शुरू किया और प्लॉटिंग के काम के लिए एक निश्चित परिप्रेक्ष्य में उन्होंने भूमि तय की और उस भूमि की प्लॉटिंग करना, उनको बेचना, उनसे होने वाले लाभ को आपस में बांटने का करार हो गया। ऐसे में जब यह करार यानी कि संपूर्ण भूमि और प्लॉट बिक जाते हैं, उसके प्राप्त लाभों को आपस में बांट लेते हैं, तो हम ये मान लेंगे कि जिस करार से जिस कारोबार के लिए उन्होंने शुरुआत की थी उस कारोबार की पूर्ति हो गई है। ऐसे में कारोबार की पूर्ति होने के बाद वह फर्म अपने आप विघटित समझी जानी चाहिए। यदि भागीदारों का निर्माण किसी प्रोद्यम विशेष को चलाने के लिए हुआ है तो उन प्रोद्यमों में से या उन उपक्रमों में से विघटन हो जाने के बाद, लेकिन यहाँ भी ध्यान रखने योग्य है कि यदि कोई तत्प्रतिकूल संविदा है तो इसे आगे बढ़ाया जा सकता है और इसके अस्तित्व को तब तक बनाए जा रखता है जब तक कि वह प्रतिकूल संविदा प्रभावी हो। राम नारायण बनाम काशीनाथ के मामले में भागीदारी का उद्देश्य नमक द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने के कारोबार के लिए किया गया था, लेकिन बाद में व्यापार शुरू होने के कुछ समय बाद नमक पर नियंत्रण कानून द्वारा हटा लिया गया। अब कोई भी व्यक्ति नमक बेच सकता था। ऐसे में प्रश्न था कि क्या फर्म का विघटन हुआ है अथवा नहीं। न्यायालय ने कहा कि जब फर्म अस्तित्व में आया तो फर्म का उद्देश्य था लाइसेंस द्वारा नमक का वितरण करना या नमक को उत्पादन या नमक के विक्रय या नमक से संबंधित कारोबार करना। ऐसे में फर्म केवल लाइसेंस चलाने के लिए बनाई गई थी या नमक का कारोबार करने के लिए बनाई गई थी, यह देखना होगा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह फर्म लाइसेंस युक्त नमक का अभिकरण था, लेकिन इस लाइसेंस का खत्म होना व्यापार के उद्देश्य का खत्म होना था। ऐसे में जब नमक से नियंत्रण हट जाता है तो फर्म के लाइसेंस की समाप्ति हो जाती है और फर्म के लाइसेंस की समाप्ति होने से उसका कारोबार विघटित मान लिया जाएगा और फर्म का विघटन स्वीकार किया गया। एक तीसरा तरीका भागीदारी की मृत्यु द्वारा। भागीदारों के बीच जब तक कोई विपरीत आशय ना हो या विपरीत आशय की अनुपस्थिति हो तो सामान्य रूप से जैसे ही कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु होती है भागीदार की, वह फर्म विघटित हो जाती है। यह नियम उन भागीदारों पर भी लागू होता है जो निश्चित समय के लिए या किसी नियत या उपक्रम को चलाने के लिए की गई अवधि के अवसान के पहले या अवसान के बाद हो। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट करना होगा कि भागीदारों के बीच में यदि पहले से कोई अनुबंध है कि भागीदारी की मृत्यु के बाद भी फर्म कार्य करती रहेगी, तो भागीदारी की मृत्यु से फर्म समाप्त नहीं होगी। यानी कि सामान्य परिस्थिति में जब भी कोई भागीदार संविदा में आते हैं तो मृत्यु होने से संविदा अपने आप उनकी अन्य भागीदारों के बीच समाप्त हो जाती है।
लेकिन उन्होंने संविदा में ही यदि कोई प्रावधान रखा है कि हम भागीदारों में से किसी एक की मृत्यु के बाद फर्म लगातार चलती रह सकती है और बाकी लोग अपनी सहमति से फर्म के कारोबार को चलाए रखेंगे और हम में से किसी भागीदार के मृत्यु होने पर फर्म समाप्त नहीं होगी, तब ऐसे में यह संविदा प्रभावी होगी और किसी भागीदार की मृत्यु होने पर फर्म का विघटन नहीं होगा। श्रीनिवास गोपाल तथा अन्य बनाम निदेशक के मामले में उपभोक्ता माल के भारतीय रेल निगम तथा फर्म के बीच एक डीलरशिप का करार हुआ। निगम द्वारा भागीदारी विलेख को मान्य घोषित किया गया, जिसके अनुसार किसी भागीदार की मृत्यु से भागीदारी फर्म खत्म नहीं होगी या समाप्त नहीं होगी। यहाँ यह निर्देशित किया गया कि निगम द्वारा मृतक भागीदार के उत्तराधिकारी और जीवित भागीदारों के बीच में भागीदारों के जो पुनर्गठन है उसको आप समाप्त नहीं कर सकते। इसका एक उदाहरण देते हुए सुभाष चंद्र केसरवानी बनाम असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी चिट फंड के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह निर्णित किया, किसी फर्म के भागीदार की मृत्यु होने से फर्म अपने आप समाप्त या विघटित नहीं होगी और यदि ऐसा करार है तो शेष सभी भागीदार मिलकर उस फर्म को चला सकते हैं। किसी भागीदार की मृत्यु पर भागीदारी फर्म अपने आप विघटित नहीं होगी, लेकिन यदि कोई मृत्यु भागीदार फर्म का सदस्य नहीं रहना चाहता तो वह फर्म छोड़ सकता है और करार के अनुसार अपना हिस्सा प्राप्त कर सकता है, लेकिन यह दावा नहीं कर सकता है कि फर्म को विघटित कर दिया जाए। अर्थात इसमें एक स्पष्ट रूप से इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्देश दिया या अपने प्रेक्षित किया कि जब भी किसी भागीदारी फर्म का विघटन है तो सामान्य सी बात है किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद फर्म का विघटन हो जाना चाहिए, लेकिन यदि करार के अंतर्गत ही उस व्यक्ति ने जीवित रहते समय अन्य भागीदारों के साथ इस संविदा कर रखी थी कि हम में से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात फर्म विघटित नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे में किसी की मृत्यु होने पर फर्म का विघटन नहीं होगा और फर्म के विघटन नहीं होने पर और किसी अन्य व्यक्ति के साथ मृत्यु होने या भागीदारी फर्म समाप्ति होने पर कोई अन्य आहत व्यक्ति यह चाहता है कि उस मृत व्यक्ति के बाद अब इस फर्म में वह कार्य नहीं करना चाहता है, तो वह स्वेच्छा से उस फर्म को छोड़ सकता है, क्योंकि एक भागीदारी संबंध की मृत्यु होने से भागीदारी का संबंध समाप्त हो गया है। लेकिन छोड़ने के लिए वह मात्र अपने हिस्से का दावा कर सकता है, इस बात का प्रत्याख्यान नहीं कर सकता है कि पूरी की पूरी फर्म को विघटित कर दिया जाए। इस प्रकार पूरी फर्म विघटित नहीं होगी उस दशा में भी जब एक भागीदार की मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहाँ यह ध्यान देनी होगी, यह तभी संभव है जब किसी फर्म के भागीदारों की संख्या हर स्थिति में 2 से अधिक है, यानी कि जहां पर 3 भागीदार कम से कम रहे होंगे वहां एक भागीदार की मृत्यु होने के पश्चात ऐसा संभव है कि बाकी 2 भागीदार मिलकर उस फर्म को चलाएं। लेकिन उस स्थिति की परिकल्पना करें जहां पर सिर्फ 2 ही भागीदार हैं और 2 भागीदारों में से एक भागीदार की मृत्यु हो जाती है, तो क्या यह संभव है कि फर्म के कारोबार को चालू रखा जाए? क्योंकि धारा 4 स्पष्ट करती है कि भागीदारी का संबंध कम से कम 2 व्यक्तियों के बीच का आपस का संबंध है। इसलिए यदि सिर्फ 2 ही व्यक्तियों से कारोबार की शुरुआत हुई और उसमें किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो अकेला एक व्यक्ति कारोबार संचालन नहीं करेगा और फर्म अनिवार्य रूप से विघटित हो जाएगी। मोहम्मद लैकुद्दीन बनाम कमला देवी मिश्रा के बाद में न्यायालय ने कहा कि जहां किसी फर्म में 2 भागीदार हैं और उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो फर्म विघटित मान ली जाएगी, उनके बीच में तत्प्रतिकूल संविदा कुछ भी हो। यानी कि जहां 2 भागीदार हैं वहां उनके आपस की संविदा भी उस करार के द्वारा किसी एक व्यक्ति के मृत्यु के बाद संविदा को जीवित नहीं रख सकती। इनकम टैक्स कमिश्नर बनाम गोविंद राम शुगर मिल्स के बाद में एक और उदाहरण देखने को मिलता है जिसमें स्पष्ट होता है कि 2 भागीदारों द्वारा एक भागीदारी फर्म का सृजन किया गया। भागीदारी संविदा के अनुसार उनमें से किसी एक की मृत्यु पर उनके विधिक उत्तराधिकारी द्वारा उस फर्म में स्थान ग्रहण करना। लेकिन ये था कि उन दोनों में से किसी एक की मृत्यु होने पर भागीदारी फर्म समाप्त नहीं होगी। अब यह प्रश्न था कि क्या भागीदारी की मृत्यु होने पर उत्तराधिकारी स्वयं भागीदार हो जाएंगे? माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि धारा 42 के अंतर्गत भागीदारों के मध्य संविदा भी 2 भागीदारों में से किसी एक भागीदारों की मृत्यु से भागीदारी फर्म का विघटन हो जाएगा।
यदि भागीदार 2 से अधिक हैं तब तो ऐसी संविदा हो सकती है, लेकिन भागीदारी की मृत्यु होने पर एक व्यक्ति द्वारा संविदा के अनुरूप भागीदारी फर्म को चलाए जाए, यह संभव नहीं है। इसलिए ऐसी दशा में जहां 2 ही भागीदार हों, एक भागीदार की मृत्यु होने से फर्म का विघटन हो जाता है। उसके बाद अगर हम वादों की एक श्रृंखलाओं को देखें तो राकेश कुमार बनाम उमेश कुमार के वाद में भागीदारी का विघटन एक भागीदारी के मृत्यु के कारण जहां हो चुका था, तो फर्म के विघटन के लिए वाद नहीं लाया गया। न्यायालय ने दिवालिया होने पर भी किसी फर्म के भागीदार को कहा कि यदि कोई न्याय निर्णित दिवालिया है तो उसका अनिवार्य विघटन अपने आप हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार कोई भी दिवालिया व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम नहीं होता है। लेकिन धारा 42 की घ में यह उपबंध है कि भागीदारों के बीच तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में किसी भागीदार के दिवालिया होने पर फर्म का विघटन हो जाता है। इसलिए यदि 2 भागीदारों के मध्य कोई संविदा है कि किसी भागीदार के दिवालिया न्याय निर्णित होने पर भागीदारी समाप्त नहीं होगी, तो ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि भागीदारों के मध्य ऐसी संविदा होने पर भी दिवालिया होने पर न्याय निर्णित दिवालिया होने से फर्म समाप्त हो सकती है। धारा 41 का जो कि अभी हम लोगों ने देखा, इसमें स्पष्ट था कि सभी भागीदारों के दिवालिया होने पर या किसी एक को छोड़कर सभी भागीदारों के दिवालिया होने पर फर्म का अनिवार्य विघटन होता है। ऐसे में धारा 41 का और धारा 42 ड में एक भिन्नता देखने को मिलती है। धारा 41 का के सभी या सिर्फ एक को छोड़कर अन्य सभी के दिवालिया होने की स्थिति में फर्म के विघटन होने की बात की गई है, जबकि फर्म का विघटन फर्म के कुछ भागीदार या एक भागीदार के दिवालिया होने पर होगी। अर्थात फर्म का अनिवार्य विघटन नहीं होता, क्योंकि ऐसी दशा में धारा 41 का प्रवर्तन नहीं होगा। लेकिन धारा 42 डी वहां लागू होगी जो भागीदारों के मध्य संविदा के अंतर्गत है। अर्थात निष्कर्ष में हम यह कह सकते हैं कि यदि एक को छोड़कर सभी व्यक्ति भागीदार के रूप में दिवालिया हो जाते हैं या सभी भागीदार दिवालिया न्याय निर्णित हो जाते हैं, तो फर्म का विघटन हो जाएगा, चाहे भागीदारों के मध्य कोई संविदा हो या भागीदारों के मध्य कोई संविदा ना हो। यानी कि हम यहाँ दिवालिया होने के कारण फर्म के विघटन होने की प्रक्रियाओं की 2 स्थिति में कल्पना कर रहे हैं। एक, जब फर्म अपने आप अनिवार्य रूप से विघटित हो जाएगी, और दूसरा, जब अनिवार्य रूप से विघटित नहीं होगी, बाकी के अन्य सक्षम पक्षकार अपनी संविदा के अंतर्गत उसे कारोबार के रूप में चलाने के लिए तैयार हों। इसके बाद धारा 43, जिसमें इच्छाधीन भागीदारी की बात की गई है। इच्छाधीन भागीदारी ऐसी भागीदारी है जिसका उल्लेख हम लोगों ने पूर्ववर्ती व्याख्यान में धारा 7 के अंतर्गत किया था। धारा 7 के अंतर्गत इच्छाधीन भागीदारी का निर्माण होता है, लेकिन उसका विघटन धारा 43 के अंतर्गत होता है, और धारा 43 के अंतर्गत धारा 7 के अधीन बनी इच्छाधारी विघटन के लिए आवश्यक है कि भागीदारी की सूचना द्वारा इसका विघटन किया जाए। यह धारा 4 जो इच्छाधीन भागीदारी के लिए धारा 43 में चौथा आधार देती है, यह 2 भागों में है। पहला, जहां की भागीदारी इच्छाधीन है वहां पर फर्म का विघटन अन्य सभी भागीदारों के साथ विघटित करने के आशय से लिखित सूचना देने से हो जाएगा। और दूसरा, फर्म उस तारीख को जो उस सूचना में विघटन की तारीख दी हुई है, और यदि मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि विघटन की कोई तारीख नहीं दी गई है, तो फर्म उस तारीख से विघटित होगी मान ली जाएगी जिस दिन भागीदारी की सूचना, ऐसी आशय की सूचना अन्य भागीदारों को मिली। यानी किसी फर्म की अवधि में यदि कोई फर्म का भागीदार चाहे तो इच्छा पर आधारित भागीदारी को अन्य भागीदारों को ऐसी आशय की सूचना देकर समाप्त कर सकता है। शर्त इतनी है कि इस आशय की सूचना हस्ताक्षर युक्त हो और इस आशय की सूचना सभी व्यक्तियों यानी सभी अन्य भागीदारों को दी जानी चाहिए। सूचना आशय में स्पष्ट होनी चाहिए, किसी प्रकार से भ्रामक और संदेहास्पद नहीं होना चाहिए। इसमें अंतिम आशय फर्म को अपनी भागीदारी को विघटित करने का होना चाहिए, और उस तिथि पर यह फर्म विघटित मान ली जाएगी जिसमें यह सूचना दी गई है। और यदि सूचना अंकित नहीं है स्पष्ट रूप से, तो जिस दिन इस आशय की सूचना की तामील होगी उस दिन से फर्म इच्छाधीन भागीदारी के अंतर्गत खत्म मान ली जाए। सूचना में किसी शर्त का पालन करने या ना करने का यदि उल्लेख है तो सूचना में पर्याप्त नहीं होगी, क्योंकि सूचना में आशय अंतिम और स्पष्ट दिखना चाहिए। भागीश कुमार
बनाम बचन लाल के बाद में भागीदारों ने एक अकाउंट के लिए मुकदमे की तारीख में उसका विघटन हो गया। विघटन के लिए तय हुआ कि 3 वर्ष तक होगा। एक अप्रत्यक्ष कारोबारी के पश्चात मुकदमा कालबाधित था, यानी कि समय से पहले जब भी विघटित हुआ तो वह तारीख जिस दिन वह विघटित मानी गई उसके 3 साल के बाद कोई कारोबार नहीं होता है, तो उसके बाद यदि कोई मामला या मुकदमा लाया जाता है तो वह काल बाधित माना जाएगा, यानी भागीदारी की इच्छा की अवधि निर्भर ना हो तो वह समाप्त सूचना द्वारा नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार मास बनाम एल्फिक के बाद में 2 व्यक्तियों ने एक फर्म स्थापित की और उसमें उन्होंने कोई समय निश्चित नहीं किया, लेकिन यह एकमात्र शर्त रखी थी कि जब चाहे संविदा द्वारा इस भागीदारी को समाप्त कर सकते हैं। इस प्रकार यह माना गया कि भागीदार द्वारा विघटन की सूचना दिया जाना औचित्य था, क्योंकि इसमें धारा 43 के प्रभाव द्वारा ही इसको समाप्त किया जा सकता है। यानी कि जब विलेख में स्पष्ट उपबंध हो कि 2 भागीदार होते हैं तब भागीदारी समाप्त नहीं होगी। गोवर्धन चक्रवर्ती बनाम आवनी मोहन के बाद में एक भागीदारी स्थापित की गई। संपूर्ण रूप से भागीदारी इस बात पर निर्भर थी कि एक चलचित्र चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त होगा या नहीं होगा। न्याय निर्णय भागीदारी को छोड़कर सभी भागीदार निवृत्त हो जाएं, इससे विघटन संभावित हो सकता है, किंतु अनिवार्य नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति किसी अन्य भागीदार को भागीदार बना सकता है। विघटन की तिथि का तात्पर्य यहाँ स्पष्ट रूप से वह तारीख है जो सूचना में दी गई है। यदि सूचना में दी गई तारीख को विघटन की तारीख कोई नहीं दी जाती है तो फर्म उस दिन से विघटित हो जाती है जिस दिन सूचना की तामील हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि धारा 40, 41, 42, 43 में वो तरीके दिए गए हैं जिससे पक्षकारों यानी भागीदारों के करारों द्वारा या आपस की संविदा द्वारा या अपने किसी कार्य द्वारा फर्म का विघटन होता है। इसके बाद हम देखेंगे धारा 44। धारा 44 उन आधारों की विवेचना करती है जब न्यायालय द्वारा फर्म का विघटन किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा फर्म के विघटन के लिए स्पष्ट रूप से न्यायालय किन्हीं आधारों पर, जो आधार इस धारा में 7 आधारों को लेखांकित किया गया है, इन 7 आधारों में से किसी भी एक आधार पर न्यायालय द्वारा फर्म का विघटन किया जा सकता है। धारा 44 में दिए गए आधारों में से स्पष्ट है। पहला आधार कि जब कोई भागीदार विकृत चित्त हो जाता है तो वह भागीदार जो विकृत चित्त हो गया है अपने वाद मित्र के माध्यम से न्यायालय में वाद दाखिल करके फर्म के विघटन का निवेदन कर सकेगा। इसी प्रकार दूसरे आधार में जब कोई भागीदार, वह भागीदार जो वाद लाने वाले भागीदार से भिन्न है, अपने कर्तव्यों का पालन करने में स्थायी रूप से असमर्थ हो गया हो। इसी प्रकार तीसरा आधार कि जब कोई भागीदार जो अन्य भागीदारों से भिन्न हो, किसी ऐसे आचरण का दोषी है जिससे भागीदारी के प्रकृति को जो करार है या भागीदारी का कारोबार है उस कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला हो। और चौथे आधार में जब कोई भागीदार जो वाद लाने वाले भागीदार से भिन्न है ऐसे कार्य को जानबूझकर बार बार करता है जिससे कारोबार के मामूली संचालन पर प्रभाव या तत्प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो अपने इस आचरण के कारण अन्य भागीदार द्वारा न्यायालय में यह निवेदित किया जा सकेगा कि इस फर्म का विघटन कर दिया जाए। और उसी प्रकार जब किसी भागीदार, वह भागीदार जो वाद लाएगा अन्य भागीदारों से भिन्न है, जब अपना संपूर्ण हित किसी पर व्यक्ति यानी तीसरे व्यक्ति को अंतरित कर देता है और तीसरे व्यक्ति को अंतरित कर देने के कारण अन्य भागीदार द्वारा न्यायालय में यह निवेदन किया जा सकता है कि फर्म को विघटित या समाप्त कर दिया जाए। और इसी प्रकार जब फर्म का कारोबार इतना नुकसान में पहुंच गया है कि कोई और तरीका नहीं है सिवाय इसके कि फर्म के कारोबार को समाप्त कर दिया जाए, तो अब न्यायालय अगर न्याय संगत समझती है तो फर्म के विघटन का आदेश दे सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि धारा 44 में न्यायालय द्वारा विघटन के जो आधार दिए गए हैं वह प्रमुख रूप से 7 शीर्षकों के अंतर्गत बांटे गए हैं, जहां न्यायालय अपने विवेक द्वारा न्याय निर्णयन करके फर्म के विघटन का आदेश दे सकता है। उन आधारों में प्रमुख रूप से भागीदारी का विकृत चित्त हो जाना, किसी भागीदार का अस्थायी रूप से असमर्थ हो जाना, फर्म के कारोबार को नुकसान पहुंचाने वाले कार्य करने पर भागीदारी अनुबंध के निरंतर भंग होने के कारण, भागीदारी के हित के अंतरण के कारण, हानि पूर्वक चलाए जाने वाले कारोबार के कारण, या कोई भी न्याय संगत आधार जो न्यायालय अपने उचित विवेक से सही समझता है उसके आधार पर फर्म का विघटन
किया जा सकता है। इन अधिकारों में जो हम पहला तरीका या आधार देखते हैं, किसी भागीदार के विकृत चित्त होने पर, यानी जब कोई भागीदार विकृत चित्त हो जाता है तो विकृत चित्त होने पर वह वाद मित्र के माध्यम से अपने न्यायालय में यह वाद प्रस्तुत कर सकता है कि वह अन्य भागीदारों को, बल्कि मित्र के द्वारा यह प्रस्तुत करेगा कि वह इस कारोबार को चलाने में सक्षम नहीं है, इसलिए इसको उचित आधार मानते हुए विघटित किया जाए। न्यायालय द्वारा फर्म को विघटित करने का उद्देश्य इतना है कि एक विकृत चित्त भागीदार को अन्य भागीदारों से सुरक्षित रखना, क्योंकि वो अपने हितों को सुरक्षित रखने में सक्षम नहीं है। ऐसे में उसकी सुरक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि न्यायालय उस फर्म को विघटित कर दे। दूसरा, अस्थायी रूप से असमर्थ होने। जब कोई भागीदार अपने कारोबार के संचालन की दृष्टि से परमानेंटली असमर्थ हो जाता है, यहाँ इस शब्द का महत्वपूर्ण प्रयोग किया गया है, स्थायी या परमानेंट रूप से, यानी कोई व्यक्ति अगर अस्थायी रूप से कारोबार के संचालन में सक्षम नहीं है तो यह न्यायालय द्वारा फर्म को विघटित करने का आधार नहीं होगा। यह सिद्ध करना पड़ेगा कि यह असमर्था स्थायी प्रकृति की है, यानी स्थायी प्रकृति की ना होने पर ऐसा मुकदमा नहीं लाया जा सकता। जैसे विट बनाम बेल आर्थर में से एक भागीदार को पैरालिसिस या पक्षाघात हो गया, एक अन्य भागीदार ने इस फर्म के विघटन के लिए वाद लाया। पीड़ित जो भागीदार है उसके ठीक हो जाने बाद पक्षाघात के दौरे को अस्थायी बताया गया, न्यायालय ने इसे स्वीकार नहीं किया। फर्म को चलाने के लिए यदि क्षति पहुंचाने वाला कोई कार्य है तो विघटन का आधार हो सकता है। यहाँ जो वाद प्रस्तुत करेगा आवश्यक नहीं है कि अगर कोई दुराचार से संबंधित है तो वह दुराचार फर्म के लिए हो, यानी किसी भी कार्य से कोई अगर दुराचारण के आधार पर फर्म का विघटन किया जाना है तो दुराचार के आधार पर फर्म के विघटन को आधार तभी संभव है जब उस दुराचार के कार्य से फर्म के कारोबार पर प्रभाव पड़े। जैसे स्नो बनाम मिलफोर्ड के मामले में बैंक के कारोबार चलाने वाली एक फर्म का एक भागीदार था जिसका कई स्त्रियों के साथ एडल्ट्री या परगमन का दोषी था। मतलब एक भागीदार अन्य स्त्रियों के साथ एडल्ट्री परगमन का दोषी पाया गया, तो इस दुराचार के कारण अन्य भागीदार चाहते थे कि इस फर्म का विघटन कर दिया जाए। न्यायालय ने कहा कि यह व्यक्ति अन्य स्त्रियों के साथ एडल्ट्री या परगमन का दोषी है, ऐसे में उसकी पत्नी भी उसको छोड़कर चली गई है, लेकिन क्या इस कारण से उसके कारोबार पर कोई फर्क पड़ता है? यदि कारोबार पर फर्क नहीं पड़ता है तो इस कारण से फर्म का विघटन नहीं किया जाए। न्यायालय ने कहा कि स्त्री परिगमन को न्यायालय कितना भी अधिक गलत माने, लेकिन कारोबार से हटाने का यह कारण या आधार नहीं हो सकता। इसी प्रकार जबकि कोई डॉक्टरों की फर्म में डॉक्टर द्वारा किसी रोगी के प्रति अनैतिकता की जाए तो फर्म पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इस कारण अगर फर्म का विघटन किया जाता है तो फर्म का विघटन हो सकता है। यानी यदि मान लीजिए कोई भागीदार बिना टिकट यात्रा कर रहा है तो बिना टिकट यात्रा करने के कारण उसे सजा मिलती है, तो उसकी सजा से उसके कारोबार पर फर्क पड़ता है कि नहीं? यदि कारोबार पर फर्क पड़ता है तब तो वाद लाकर फर्म का विघटन किया जा सकता है, लेकिन अगर उसके कार्य से कारोबार के संचालन में फर्क नहीं पड़ता है तो फर्म का विघटन नहीं किया जा सकता है। इसमें हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमें इसमें दो वाद एक साथ देखने को मिलते हैं, जिसमें हमने देखा कि भागीदारी फर्म का विघटन किया जा सकता है या फर्म का विघटन नहीं किया जा सकता है। जैसे दुराचरण के मामले में फर्म का विघटन करने को लिए न्यायालय ने मना कर दिया, क्योंकि परागमन स्त्री के परागमन का दोष होने से कोई कारोबार खराब या उसके व्यापार पर संचालन पर फर्क नहीं पड़ता। पर इसी प्रकार का एक उदाहरण देखने को मिलता है जब भागीदारों में से एक भागीदार अन्य भागीदार की ही किसी पत्नी से एडल्ट्री का दोषी था, तो ऐसे में निश्चित रूप से उनके आपस के संबंध कारोबार पर प्रभाव डालेंगे और उसे कारोबार की समाप्ति या फर्म के खत्म होने का एक आधार माना जा सकता है। भागीदारी के हित का अंतरण करना भी एक आधार होता है। यदि भागीदारी के हित का अंतरण होता है तो तीसरे पक्ष को अंतरित किया जा सकता है, लेकिन ऐसे में यह एक आधार हो सकता है जब न्यायालय फर्म को विघटित कर दे। इसी प्रकार इन आधारों के अलावा न्याय संगत तथा साम्यपूर्ण आधार के आधार पर कोई भी जिसके कारण फर्म को विघटित करना न्याय संगत प्रतीत हो, न्यायालय फर्म को विघटित करने का आदेश दे सकती है। न्यायालय को यह विवेकाधिकार प्रदान करती है। इसमें यह आवश्यक है कि न्यायालय को जब प्रतीत हो कि ऐसे न्यायपूर्ण और साम्यपूर्ण तर्कसंगत न्याय संगत आधार विद्यमान हैं
कि फर्म को समाप्त किया जाए तो फर्म को समाप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार फर्म के समाप्ति के इन आधारों को यदि हम सारांश रूप से एक बार पढ़ने की कोशिश करें तो हम पाते हैं कि फर्म के विघटन के आधारों में धारा 39 जहां फर्म के विघटन को परिभाषित करती है, वहीं धारा 40 से लेकर के धारा 44 तक उन आधारों को दिया गया है जिसके द्वारा फर्म का विघटन किया जा सकता है। ऐसे में धारा 40, 41, 42 और 43 उन आधारों की बात करती है जहां फर्म का विघटन अपने भागीदारों द्वारा स्वयं के कार्यों से होता है, और धारा 44 उन आधार की चर्चा करती है जहां न्यायालय द्वारा फर्म का विघटन होता है। जब भागीदार स्वयं अपने कार्य द्वारा विघटन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सामान्य परिस्थिति भी हो सकती है जो किसी संविदा के आधार पर होती है, या कोई तत्प्रतिकूल संविदा भी कर सकते हैं। जैसे कोई भागीदार जो आपस में भागीदारी में करार द्वारा सहमति के द्वारा भागीदारी में आए हैं, यदि उन्हें लगता है कि भागीदारी की समाप्ति कर देनी चाहिए तो करार के द्वारा या अन्य भागीदारों के सहमति से उस करार को समाप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार कभी कभी कुछ ऐसी अवस्था आती है कि जब किसी पक्षकार यानी कि भागीदार के कार्यों के द्वारा किसी परिस्थिति में उसकी अयोग्यता के द्वारा यह अनिवार्य हो जाता है कि फर्म का विघटन कर दिया जाए। इस प्रकार के विघटन का आधार आवश्यक या विघटन के रूप में किया गया है या अनिवार्य विघटन के रूप में आधार में किया गया है। अनिवार्य विघटन का तात्पर्य है कि जब कोई ऐसी परिस्थिति आई जैसे कि कोई कारोबार चल रहा है और कारोबार चलने के कारण वह कारोबार में भागीदार व्यक्ति दिवालिया घोषित हो गया हो, और मान लीजिए एक को छोड़कर सब दिवालिया घोषित हो गए, या कारोबार है उसका संचालन अब अवैध हो गया हो, या अब कारोबार के संचालन पर किसी प्रकार की विधि विरुद्ध होने का प्रभाव हो। ऐसे में धारा 23 के उल्लंघन होने पर वह कारोबार अवैध हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सभी वो कार्य हैं जिसमें न्यायालय कहीं भी हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। धारा 40, 41, 42, 43 के कार्य अपने कार्यों पर निर्भर करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ धारा 44 जो आधार देती है ये इस प्रकार के आधार हैं जिसमें न्यायालय यह स्पष्ट करती है कि किन आधारों पर हम फर्म का विघटन कर सकते हैं। ऐसे 7 प्रकार के आधार धारा 44 में दिए गए हैं। धारा 44 में उपलब्ध 7 आधारों में से किसी एक आधार पर वाद दाखिल किए जाने पर न्यायालय उस फर्म का विघटन कर सकती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आखिरी धारा है जिसमें तर्क संगत, न्याय संगत और विवेकपूर्ण परिस्थितियों में न्यायालय जब चाहे ऐसे विघटन का आदेश दे सकती है। इस प्रकार इस अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार एक फर्म का विघटन किया जा सकता है और फर्म के विघटन के क्या क्या आधार हैं। धन्यवाद। Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar before they can go and sit for their school or college exams. But I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude, immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare, as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier.
Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre-existing materials, pre-existing stories. Now, does that diminish the stature of Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.